मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत 10th पाठ सुभाषित रत्नानी, आज हम इस पाठ का श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, ये पाठ हमारे नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस पाठ से हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या दोनों ही इस पाठ से आने वाली है। तो हम श्लोक क्रमांक 4 का आज हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम यह भी जानेंगे कि हिंदी अनुवाद में और संस्कृत व्याख्या में हमारे पूर्णांक किस प्रकार आ सकते हैं, कैसे आएंगे, इसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं श्लोक क्रमांक 4 की ओर। सर्वप्रथम इसका शब्दार्थ, भाव एवं हिंदी अनुवाद को समझते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिए, पात्र, अपात्र, पात्र और अपात्र। बच्चों, पात्र होता है जो किसी कार्य के योग्य है, वो पात्र होता है, और जो किसी कार्य को न करने योग्य होता है वो अपात्र होता है। तो हम पात्र व्यक्ति और अपात्र व्यक्ति इन दोनों को किस प्रकार समझ सकते हैं, इसका आज हम इस श्लोक के मध्य पढ़ेंगे और आपको उदाहरण के साथ भी समझाने का प्रयास करेंगे कि यह पात्र होता है और इस प्रकार का व्यक्ति अपात्र होता है। तो ध्यान दीजिए, पात्र और अपात्र को विवेक अस्ति माने विवेक से, पात्र और अपात्र को हम किससे, विवेक से समझ सकते हैं। उनका जो भेद है वो अपने आप हम विवेक से बता सकते हैं। धेनु और धेनु, पनंगयो, पनंगयो होता है बच्चों सर्प, और धेनु का अर्थ होता है गाय। धेनु का अर्थ होता है गाय। तो गाय और सर्प के युग मानी समान, गाय और सर्प के समान। कहने का तात्पर्य है पात्र और अपात्र का भेद, पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। किसके समान होता है बच्चों? गाय और सर्प के समान होता है। यहाँ पर पात्र गाय और जो अपात्र है वह सर्प है। ठीक है, पात्र कौन है बच्चों? गाय। अपात्र कौन है? सर्प। तो हम इन दोनों के समान भेद से समझेंगे। तो पूरे ध्यान दीजिए, पात्र और अपात्र को, पात्र का भेद, पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। अब गाय और सर्प के समान कैसे होता है, ये भी हम आपको संतुष्ट करते हैं और समझाते हैं। देखिए, गाय क्या करती है बच्चों? तृणात् संजायते। गाय क्या करती है? तृणात् मानी घास खिलाने पर, गाय को घास खिलाने पर, तृणात् संजायते, गाय को घास खिलाने पर वो क्या देती है? क्षीरम मानी दूध। गाय को घास खिलाने पर उससे क्या उत्पन्न होता है? दूध उत्पन्न होता है। तृणात् संजायते क्षीरम, गाय को घास खिलाने पर उससे क्या उत्पन्न होता है? दूध उत्पन्न होता है। अब बच्चों, गाय को अगर घास खिलाते हैं तो गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। इसी प्रकार देखिए, पात्र है, पात्र में फर्क बच्चों। इसी प्रकार क्षीरात् संजायते, क्षीरात् माने दूध, क्षीरात् संजायते मतलब दूध, सर्प को दूध पिलाने पर, सर्प को दूध पिलाने पर, क्षीरात् होता है दूध, है ना, संजायते माने पिलाने पर, देने पर, मतलब सर्प को दूध पिलाने पर वो क्या देता है हमको? विषम मानी जहर। क्या देता है? जहर देता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, गाय को अगर हम घास खिलाते हैं तो गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। और सर्प को अगर दूध पिलाते हैं तो सर्प हमें क्या देता है? विष देता है, जहर देता है।
तो इस प्रकार पात्र और अपात्र में भेद है। पात्र और अपात्र को हम समझ सकते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, आपको श्लोक का अर्थ अगर अच्छी तरह आएगा तो निश्चित ही आप अच्छी प्रकार से आप उसकी संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पात्र अपात्र विवेको अस्ति, पात्र और अपात्र का भेद धेनु पनंगयु, गाय और सर्प के समान होता है। पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। गाय को तृणा संजायते सीरम, गाय को घास खिलाने पर उससे दूध उत्पन्न होता है। गाय को घास खिलाने पर उससे दूध उत्पन्न होता है। और सीरा संजायते विषम, और सर्प को दूध पिलाने पर वो क्या देता है? जहर देता है, उससे जहर उत्पन्न होता है। सर्प को दूध पिलाते हैं तो बच्चों क्या उत्पन्न होता है? जहर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे। अब हम बात करते हैं 100% व्याख्या की, लेकिन उससे पूर्व ध्यान दीजिए कि हमसे परीक्षा में अगर इस श्लोक का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है तो हमको केवल हिंदी अनुवाद ही नहीं लिखना है, इसके साथ में हमको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद में हिंदी अनुवाद लिखना है, और हिंदी अनुवाद के बाद हमको विशेष लिखना है। जब जाकर हमारे श्रेष्ठ अंक आएंगे। बच्चों, हम याद अच्छी तरह करते हैं, समझते अच्छी तरह हैं, पढ़ते अच्छी तरह हैं, हमको पूर्ण याद है, लेकिन फिर भी हमारे अच्छे अंक नहीं आते। इसका कारण यह है कि हम याद की हुई जो सामग्री है उस सामग्री को हम व्यवस्थित रूप से प्रेषित नहीं कर पाते। अगर हम प्रेषित कर पाते, उसको समझा सकते, तो निश्चित ही हमारे में श्रेष्ठ अंक आते। तो आपसे हिंदी अनुवाद पूछा गया है, लेकिन आप प्रसंग भी लिखिए, हिंदी अनुवाद भी लिखिए, विशेष भी लिखिए, क्योंकि आपसे पूर्व अगर किसी भैया ने प्रसंग और विशेष हिंदी अनुवाद के साथ लिख दिया तो निश्चित ही आपके अगर कॉपी बाद में आ रही है तो आपके उसमें अंक देने वाला कम ही देगा। इसलिए आप भी इसी प्रकार पूर्व तैयारी के साथ में प्रश्न पत्र को हल करें। अब देखते हैं हम संस्कृत व्याख्या। बच्चों, बात रही प्रसंग की, जो संस्कृत का प्रसंग है मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपको हिंदी का प्रसंग में भी परिवर्तित कर दूंगा। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक, जो प्रस्तुत श्लोक है, श्लोक क्रमांक 4, मतलब प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्ये पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषिते रत्नानि। ठीक है, इति शीर्षक पाठा उद्धरते। बच्चों, इस पंक्ति के लिए मैंने आपसे क्या कहा था पिछले वीडियो में कि यह पंक्ति आपको याद करके ही रखनी है, जिससे कि आपका प्रसंग बहुत अच्छी प्रकार से हो सके। एक बार आपने याद कर ली, आपके जो इस पाठ के श्लोक 15 श्लोक हैं, उन सब में यही काम आने वाली है। तो इसका अर्थ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को हमको याद करना है और लिखना है। यहां तक तो हमको एक बार याद करना है तो पूरे श्लोक में हमारे काम आ जाएगा। लेकिन हम प्रत्येक श्लोक में जो प्रसंग परिवर्तित करते हैं वो प्रत्येक श्लोक में करना पड़ता है कि अस्मिन श्लोके, किस श्लोक में, क्योंकि बच्चों प्रत्येक श्लोक में अलग अलग प्रसंग के बारे में है। किसी में पात्र है, पात्र के बारे में, तो किसी में गुण के बारे में, है ना। तो ये सब श्लोकों में अलग अलग है, तो उसका जो प्रसंग है वो प्रसंग भी अलग अलग होगा। हमारा इस श्लोक का जो प्रसंग है वो प्रसंग है पात्र और अपात्र का विवेक के द्वारा और धेनु पंखों की तुलना की गई है। ठीक है, तो बच्चों इतना सा लिखना है जिसमें हम प्रसंग अच्छी तरह कर सकते हैं,
प्रत्येक श्लोक में थोड़ा सा तो आपको लिखना है। अगर आपको हिंदी अनुवाद आ गया, श्लोक समझ में आ गया, तो प्रसंग में इतना सा लिखने में आपको कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी। आपको केवल इतना सा कि लिखना पड़ेगा पात्र अपात्र विवेकस्य धेनु पनंगयोभ्याम तुलना कृता, यह आपको अलग से लिखना है। ठीक है, ये प्रत्येक श्लोक में चेंज करनी है, इतनी सी पंक्ति आपको, और जो ऊपर की पंक्ति है वो आपको ये पूरे श्लोकों में एक जैसी रहेगी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का आपका प्रसंग है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अब मैं एक साथ इसका हिंदी अनुवाद करता हूं, जिससे कि आप जो हिंदी अनुवाद है उसमें आप प्रसंग कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानी ये शीर्षक से लिया गया है। इस श्लोक में पात्र और अपात्र को विवेक से और धेनु और सर्प की तुलना की गई है। इस प्रकार का उदाहरण से समझाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, आपके प्रसंग समझ में आ गया। प्रसंग में ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। पहली पंक्ति आपने पूर्व में याद कर ली होगी। हमने 3 श्लोक आपको बताए। प्रत्येक श्लोक में हमने आपसे कहा कि बच्चों एक पंक्ति को याद कर लो, क्योंकि पूरे पाठ में किताब वही रहनी है, पाठ वही रहना है, तो आपको ये याद करना है। केवल बात रही अश्विन श्लोक के बाद में जो श्लोक में बताया गया है, जिसके विषय में हम जिसके प्रसंग में हम बात करना चाहते हैं, वो हमको केवल बदलना है। ठीक है, अब हम चलते हैं संस्कृत व्याख्या। तो बच्चों संस्कृत व्याख्या अगर हमको हिंदी अनुवाद याद है, तो उस हिंदी अनुवाद के अनुसार हम उसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। तो प्रसंग में देखिए कि पात्र अपात्र विवेक के विषय, पात्र और अपात्र को विवेक के विषय, विवेक विषय का मतलब होता है मतलब विवेक के विषय पर स्व उदाहरण माने उदाहरण पूर्वक वर्णन किया गया है। किसने वर्णन करते हुए कवि कथयति, कवि कहता है। तो बच्चों हमको संस्कृत व्याख्या लिखते समय उस व्याख्या का जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण बहुत ही उत्तम शैली में करना है। जितनी उत्तम शैली में करोगे उतने ही श्रेष्ठ अंक आपके आएंगे। तो हम इसकी संस्कृत व्याख्या करने से पहले हम ये बताते हैं कि पात्र पात्र के विषय में इसमें चर्चा की गई, जो हम प्रसंग में लिखते हैं उसी विषय को हम बता रहे हैं उन्हें कि भाई कवि ने इसका वर्णन किया है, तो आपने यहाँ भी याद कर लिया और वो शब्द आपको यहाँ भी आ गए, तो आपकी संस्कृत व्याख्या भी बड़ी हो गई और आपका प्रस्तुतिकरण भी अच्छा हो गया। तो ध्यान दीजिए, पात्र और अपात्र को विवेक विषय उदाहरण से वर्णन कवि ने किया है। यत् की, यत् मानी कि पात्रस्य अपात्रस्य, पात्रस्य और अपात्रस्य च भेदा, पात्र और अपात्रों का भेद। तो सुनिए, ज्यादा चेंज नहीं है बच्चों कुछ भी। यहाँ आपका पात्र और अपात्र है, तो हमने क्या लिखा, यत् की पात्र से मानी पात्र का और अपात्र से मानी अपात्र का, पात्र का और अपात्र का च भेदे और भेद। गो मानी गाय, सर्पयो मानी सर्प। देखिए, गो मानी गाय, सर्पयो मानी सर्प, तुल्य मानी समान, तुल्य मानी समान, भवती मानी होता है। हमने ऐसे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिए हैं। तो आपको इस हिंदी अनुवाद के साथ में मिलान करोगे तो निश्चित ही आपको संस्कृत व्याख्या याद होगी। तो देखिए, तुल्य का क्या होता है, समान, भवती का मानी होता है। तो समझ में आ गया आपके कि पात्र का और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। अब सुनिए, गाय, गाय को घास खिलाने से, तो सुनिए गाय को घास खिलाने से, तो गोसु घासा, गोसु घासा मतलब गाय को घास खिलाने से क्या होता है, दुग्धम, क्या होता है बच्चों, दुग्धम मानी दूध उत्पन्न होता है। तो उत्पद्यते, उत्पद्यते मानी उत्पन्न होता है। तो गोसु घासा दुग्धम उत्पद्यते, गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है। ठीक है,
गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है। किंतु तथा किंतु सर्प सर्प को दुग्धार, सर्प को दुग्धार, अगर सर्प को दूध से, अगर हम सर्प को दूध पिलाते हैं तो सर्प है दुग्धार विषम उत्पद्यते, और सर्प को दूध पिलाने से, सर्प को दूध पिलाने से विषम उत्पद्यते, जहरी उत्पन्न होता है। सर्प को अगर दूध पिलाते हैं तो निश्चित ही क्या उत्पन्न होगा बच्चों, जहरी उत्पन्न होगा। अब ध्यान दीजिए, एक बार पूरे संस्कृत व्याख्या बोल रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी इसको उतारे और समझे। ठीक है, पात्र है पात्र को विवेक के विषय से उदाहरण से कवि ने वर्णन करते हुए कहता है कि पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। गाय को घास खिलाने पर दूध उत्पन्न होता है, किंतु सर्प को दूध पिलाने से विष उत्पन्न होता है। पात्र पात्र विवेक विशेष उदाहरण वर्णने कवि कथयति यत् अपात्रस्य च भेदे गो सर्पयो तुल्यं भवति, गोषु घासा दुग्धम उत्पद्यते, किंतु सर्पे दुग्धा विषम उत्पद्यते। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी संस्कृत व्याख्या हुई। अब हम हिंदी अनुवाद में क्या लिखेंगे, प्रश्न के बाद में हिंदी अनुवाद। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख देंगे, हिंदी अनुवाद। इससे हिंदी अनुवाद लिखेंगे और संस्कृत व्याख्या में संस्कृत व्याख्या लिखनी होगी। समझ में आ गया। अब हमारा अगला तीसरा बिंदु होता है विशेष। हिंदी अनुवाद में हमको क्या लिखना पड़ेगा, विशेष लिखना पड़ेगा। विशेष के अंतर्गत जो हमको इस श्लोक के अंदर विशेष बात लगी है वो हमको बतानी है। इस श्लोक के ये श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिली है वो बतानी है। इस श्लोक में क्या कहा गया है उसको समझाना है, या आपको इस श्लोक में कोई संधि समास पढ़ते जो भी व्याकरण का टिप्पणी लगती है वो भी आप लिख सकते हो। अब समझिए विशेष में क्या लिखेंगे, अत्र यहाँ कविना, यहाँ कवि प्रतिपादितम, यहाँ कवि ने प्रतिपादित किया है, यह ध्वनि की, यहाँ कवि ने प्रतिपादित किया है कि, यहाँ कवि ने प्रतिपादित किया है कि पात्रेषु पात्रेषु गुणहीन अपि, पात्रेषु गुणहीन अपि, मतलब गुणहीन होने पर भी गुण रूपेण जायते। अगर आप जो पात्र व्यक्ति है उस पात्र व्यक्ति को गुणहीन अपि, उसको गुणहीन व्यक्ति भी देते हैं। गुणहीन क्या दिया बच्चों इसमें, घास। ठीक है, तो पात्र व्यक्ति को गुणहीन वस्तु भी दी जाती है तो वह गुण रूपेण जायते, तो वह उसको गुणवान के रूप में हमें प्रदान करता है। मतलब कि हम पात्र व्यक्ति को अगर गुणहीन कोई वस्तु देते हैं, गुणहीन चीज देते हैं तो हमको वह गुणवान वस्तु ही प्रदान करता है। ये पात्र व्यक्ति की विशेषता होती है। अब बच्चों किंतु अपात्रेषु, किंतु जो अपात्र होता है, किंतु जो अपात्र होता है उसे गुणों अपनी, मतलब गुण से युक्त सामग्री दी जाती है, फिर भी दुर्गुण रूपेण जायते, फिर भी वो हमें दुर्गुण रूपी चीज प्रदान करता है। बच्चों पात्र में इतना अंतर है, पात्र को हम गुणहीन वस्तु देते हैं फिर भी हमें गुणवान वस्तु प्रदान करता है, और अपात्र को अगर हम गुण युक्त वस्तु देते हैं तो वह हमें क्या प्रदान करता है, दुर्गुणी प्रदान करता है। अतः इसलिए पात्र अपात्र हो, इसलिए पात्र और अपात्र को विवेक एवं विवेक से जीवनम आवश्यकम, जीवन में आवश्यक है। इसलिए पात्र अपात्र मतलब पात्र और अपात्र दोनों का विवेक से जीवन में आवश्यक है। अब यहाँ की संस्कृत व्याख्या हुई। अब हिंदी में आप विशेष कैसे लिखोगे, मैं हिंदी में इसका अर्थ आपको समझा रहा हूं कि यहाँ कवि ने प्रतिपादित किया है कि पात्र को गुण युक्त वस्तु प्रदान
गुणहीन वस्तु प्रदान करने पर भी हमको वह गुण युक्त वस्तु प्रदान करता है, किंतु अपात्र को अगुण से युक्त वस्तु दी जाती है तो वह हमें अवगुण वस्तु प्रदान करता है। इसलिए पात्र और अपात्र को विवेक जीवन में आवश्यक है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने 10वीं कक्षा का 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी श्लोक क्रमांक 4 का हमने अध्ययन किया और हमने आपको बताया कि अगर आप हिंदी अनुवाद में प्रसंग, हिंदी अनुवाद और विशेष तीनों लिखेंगे तो आपके अंक श्रेष्ठ आएंगे, और अगर आपने केवल हिंदी अनुवाद लिखा है तो हो सकता है कि आपके अंक कट भी सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपको हिंदी अनुवाद लिखना है और संस्कृत व्याख्या में प्रसंग, संस्कृत व्याख्या और विशेष आपको इस प्रकार समझनी है। सर्वप्रथम उसका हिंदी अनुवाद को आप अच्छी प्रकार से समझिए और उस हिंदी अनुवाद के अनुसार उसकी संस्कृत व्याख्या को लिखिए। बच्चों, आपका अगर प्रसंग सही है तो निश्चित ही आपके श्रेष्ठ अंक आएंगे। इसलिए संस्कृत व्याख्या में प्रसंग को बहुत अच्छी प्रकार से आप लिखे। अगर आपका प्रसंग सही है, विशेष आपका सही है, तो आपकी जो संस्कृत व्याख्या है वो संस्कृत व्याख्या बिल्कुल सही हो जाएगी। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक श्याम पट से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार ले। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे जो वीडियो है वो निरंतर आपके पास पहुंच सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।